नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड की। और सबसे पहले बात उत्तराखंड के छात्रों की कर लेते हैं, जिन्हें बहुत जल्द वेद, पुराण, रामायण, गीता और उपनिषद पढ़ने को सिलेबस में मिल सकता है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इन विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए लोगों से सुझाव लिए जाएंगे और उनकी राय के बाद ही इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड के राज्य आंदोलन के इतिहास को भी सिलेबस का हिस्सा बनाया जा सकता है, जिससे छात्रों को राज्य के वीरों और शहीदों के बारे में जानकारी मिल सके। जैसे आजकल देखा जा रहा है कि 12th के बोर्ड के बाद जितने भी DU हैं और यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने अपने एंट्रेंस एग्जाम डिक्लेयर कर दिए। सो अब 12th के मार्क्स के बेसिस पे कुछ होता नहीं है कि पहले बच्चे 95, 96 ले आते थे तो कट ऑफ से एडमिशन हो जाता था, पर आजकल जैसा नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली स्कूल को भी चेंज होना पड़ेगा। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोर ऑफ जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस, इस तरह से इंट्रोड्यूस करने बहुत जरूरी है। पेरेंट्स की भी राय ली जानी चाहिए करिकुलम में, आपको लगता है? ऑब्वियसली पेरेंट्स, आप यहाँ 4 घंटे पढ़ाते हैं, पेरेंट्स तो बाकी के 10 घंटे घर में देखते हैं बच्चों को। इधर सीएम धामी ने टिहरी के धनौल्टी में सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे का शुभारंभ किया और इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, धनौल्टी विधायक और टिहरी विधायक भी साथ थे। सीएम धामी रोपवे से सुरकंडा मंदिर पहुंचे, सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम ने कहा कि सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे से दूर दराज से आने वाले भक्तों को बहुत फायदा होगा और अब और अधिक संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच सकेंगे। सीएम ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में अभी तक के सभी पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए हम तैयार हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे हमारा बाबा केदार का प्रांगण हो, चाहे बाबा बद्रीश का प्रांगण हो। वहाँ पर नव निर्माण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, रोपवे हो, कार केबिल हो। आज जो हमने माँ सुरकंडा देवी ये रोपवे शुरू किया है, इसका उद्घाटन किया है। ऐसे ही जो हमारी चोटियों पर जो हमारे मंदिर बने हुए हैं वहाँ पहुँच सकते हैं, तो अच्छी योजना है। और ऐसे विदेशों के अंदर आपको रोपवेज मिलेंगे, तो आज यहाँ उसको एक इम्प्लीकेट किया गया है, यहाँ पर बनाया गया है, तो इससे बड़ा लाभ मिलेगा यात्रियों को। इधर हल्द्वानी में दो पक्षों के बीच हनुमान चालीसा को लेकर विवाद हो गया। काठ गोदाम में कुछ हनुमान चालीसा का पाठ कर घर लौट रहे थे श्रद्धालु, तभी कुछ बाइक सवार बदमाशों ने उन पर पत्थर और धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। पूरे मामले की खबर हिंदू संगठनों को मिलने के बाद बखेड़ा खड़ा हो गया। संगठनों ने पुलिस को सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मंगलवार तक का अल्टीमेटम दिया। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच चल रही है। लगभग 50 से 60 लोगों का एक झुंड कुछ हनुमान भक्तों को और जिन्होंने भगवा धारण किया था उनके ऊपर उन्होंने हमला किया। धारदार हथियार से लेकर पत्थर इत्यादि सभी से उनके द्वारा हमला किया गया। और स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि इतनी पत्थर की बरसात हमने कभी देखी भी नहीं। कुछ लोगों ने पथराव किया है। हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद कुछ लोग बाहर निकल रहे थे, तो आपस में कुछ तकरार हुई। इनमें पथराव की बात जब सामने आई तो पुलिस मौके पे पहुंची है और उसके बाद तमाम सारे लोग जो हिंदू संगठनों के थे वो थाने पे आए, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। उस तहरीर पे FIR कायम की गई है और इस प्रकरण की जाँच शुरू कर दी गई है। इसमें अभी तक 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शैलेंद्र, और इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? क्या पता चल पाया कि वो लोग कौन थे जिन्होंने पत्थर से हमला किया था, धारदार हथियारों से हमला किया था? देखिए, पुलिस ने शुरुआती तौर पर 10 लोगों को आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार कर लिया है और उन सबसे पूछताछ जारी है इस समय। और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि आखिर कितने लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, क्योंकि जो बाइकर्स थे वो बड़ी संख्या में कल शाम के समय में निकले हुए थे और उन्होंने ये सब हुड़दंग किया है और उसके बाद ही ये विवाद खड़ा हुआ। और बताया जा रहा है कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता जो कि बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं थे, नाबालिग बच्चे थे, वो कहीं से हनुमान मंदिर से पाठ करके हनुमान चालीसा का लौट रहे थे और इसी दौरान 2 से 3 बच्चे सड़क के किनारे खड़े थे और तभी बाइकर्स का वहां पे झुंड निकला और इन बच्चों को उन्होंने पकड़ लिया और इनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद ये बच्चे किस तरीके से वहां से भागे और कुछ और स्थानीय लोग वहां पर आए जिन्होंने बच्चों की जान बचाई, लेकिन इतने में ही और बाइकर्स वहां पर पहुंचे। ऐसा आरोप है कि उनके
शैलेंद्र, तो ये बहुत ही गंभीर मसला और कोई बड़ी साजिश लग रही है। पुलिस अभी तक पूरा खुलासा नहीं कर पाई। ये अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि आखिर पुलिस को कितना वक्त चाहिए इसे साफ करने में, खुलासा करने में कि आखिर कौन लोग थे जो यहाँ पर सामाजिक सद्भाव की स्थिति को बिगाड़ना चाहते थे। धन्यवाद शैलेंद्र इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड के छात्रों को अब वेद, पुराण, रामायण, गीता और उपनिषद पढ़ने को मिल सकता है। सिलेबस का ये हिस्सा हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इन विषयों को लेकर, इन्हें सिलेबस में शामिल किए जाने को लेकर राय लोगों से ली जाएगी और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। साथ ही सिलेबस का हिस्सा होंगे उत्तराखंड के राज्य आंदोलन के इतिहास और वो लोग जिन्होंने आंदोलन किया। तो हम भी अपने राज्य में अपना उत्तराखंड का इतिहास से लेके हमारी जो वीर यहाँ पे वीरों का इतिहास है उसको लेके ये सारी चीज़ों का समायोजन करने का प्रयास कर रहे हैं। और वेद हो गया, उपनिषद हो गए, रामायण हो गए, हमारे छात्रों को इसका ज्ञान भी हो। इसके लिए हम एक बार पब्लिक वोमेन से, कुछ डोमेन से जो है लोगों से पूछ रहे हैं कि हम इसको कैसे समायोजित कर सकते हैं। और निश्चित रूप से अपने छात्रों को इसका ज्ञान भी जरूर होना चाहिए। तो नैनीताल के जौलीकोट में नैन्सी कॉन्वेंट में आज जमकर हंगामा हुआ। स्कूल की छात्राओं ने प्रबंधन पर उत्पीड़न के आरोप लगाए और विरोध दर्ज कराया। नर्सिंग छात्राओं ने आरोप लगाया कि उनका प्रबंधन उत्पीड़न कर रहा है, उनके मोबाइल फोन की चैटिंग तक पढ़ी जाती है। वहीं छात्राओं के हंगामे की खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन मीडिया को गेट पर ही रोक दिया गया और कॉलेज के अंदर हंगामा होता रहा। करीब 3 घंटे बाद मामला किसी तरह से शांत हुआ। हालांकि कॉलेज प्रबंधन इसे छोटी घटना बता रहा है। वहीं पुलिस ने कहा कि कुछ लड़कियों का फोन आया था कि उनकी कुछ मांगे थी, जिसे मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया। दूसरा, उनको मोबाइल वो दिन में मांग रहे हैं कि शाम को मिल जाए। हम सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक मोबाइल दे देते। पेरेंट्स भी नहीं अलाउ करते कि उनको दिन भर अलाउ दिया जाए। और ये सब उनकी फ्रस्ट्रेशन है, मोह इकट्ठा हो गया, हो सकता है नहीं सेटिस्फाई हो पाए। नैन्सी कॉन्वेंट की स्टूडेंट्स का फ़ोन आया था मेरे लिए कि हम लोग कुछ मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पर आ जाएँ। तो हम आए थे, लड़कियों से बात करी तो उनकी कुछ मांगें थी। उस संबंध में जो यहाँ के एमडी साहब थे और फैकल्टी थी उनको बात कराई और वहाँ पे दोनों को आपस में बात करा दी थी, जहाँ पर एमडी साहब ने कुछ मांगे थी, उनकी मांगी हैं और फिर स्टूडेंट्स ने अपनी स्ट्राइक ख़त्म कर दी। लड़कियों की ओर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लड़कियों का कहना है कि उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं है। वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी नैनीताल से हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र, ये पूरा मसला है कि अभी तक जो बात समझ में आ रही है कि लड़कियों को इस बात से आपत्ति है कि उनकी फोन की चैटिंग क्यों देखी जाती है, उन पर इस तरह से शासन क्यों चलाया जाता है। तो क्या फोन का इस्तेमाल करना, चैट करना, ये मैनुअल के अगेंस्ट है? क्यों प्रशासन की ओर से इस तरह से कार्रवाई? ये पहला मौका नहीं है कि जब नैन्सी कॉन्वेंट पे इस तरह के आरोप लगे हों। इससे पहले भी लगातार ये स्कूल जो नर्सिंग कॉलेज है पूरी तरीके से विवादित रहा है। की घटनाएं या इस तरह के मामले यहाँ सामने आते हैं। और आज फिर सुबह जी जो छात्र जी वीरेंद्र, आपकी आवाज साफ साफ नहीं आ पा रही। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो नैन्सी कॉन्वेंट स्कूल, जहां पहले भी विवाद होते रहे हैं, इस बार जो विवाद है वो छात्राओं की आपत्ति है कि उनके ऊपर जरूरत से ज्यादा पाबंदी, सख्ती प्रशासन की ओर से। चमोली के बिरही निजमुल्ला मार्ग पर मैक्स गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग जख्मी हैं, जिन्हें उपचार के लिए गोपेश्वर अस्पताल लाया गया। हादसा उस वक्त हुआ जब पगना गांव से बिरही की ओर मैक्स गाड़ी जा रही थी और गधेरा पुल के पास बेकाबू होकर खाई में गिर गई। सूचना के बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। उधर चमोली के बिरही चाडे के पास चट्टान से भारी मलबा आने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बाधित हुआ है, जिसकी वजह से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। बड़ी संख्या में लोग फंस गए हैं। बिरही चाडे के पास ऑल वेदर रोड का निर्माण चल रहा है, जिसकी वजह से अचानक पहाड़ से कई बार मलबा जमीन पर आ जाता है, सड़क पर आ जाता है। फिलहाल एनएच की टीम मलबा हटाने में जुटी है। उधर रामनगर के हिम्मतपुर ब्लॉक में रविवार को अचानक एक झोपड़ी में आग लग गई और आग ने एकदम से ही, अचानक से ही विकराल रूप अख्तियार कर लिया। वहां पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया।
आसपास मौजूद कई और झोपड़ियां भी आग की चपेट में आ सकती थी, लेकिन इससे पहले ही फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पा लिया। आग कैसे लगी अभी तक साफ नहीं है, नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। रामनगर के जिम कॉर्बेट में अचानक एक जंगली हाथी ने पर्यटकों की गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की। गुस्साए हाथी पर्यटकों की गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। 15 सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी में बैठे लोगों की सांसें थम गई थी और वो गाड़ी को भगाने की कोशिश करता हुआ ड्राइवर भी नजर आ रहा है। बैक करके लोगों की जान इसने किसी तरह से बचाई। जब वाहन सड़क से गुजर रहा था तभी सामने से एक हाथी गुस्से में बढ़ता हुआ आपको टीवी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। सोचिए जरा कि जो लोग उस वक्त इस वाहन में मौजूद होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। रुद्रपुर से 11 साल पहले लापता हुए मजदूर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मजदूर की हत्या के आरोप में उसके सौतेले भाई को गिरफ्तार किया। सौतेले भाई ने प्रॉपर्टी के विवाद में हत्या कर शव को नाले में फेंका था। पूरा मामला सुलझने में 11 साल का वक्त लग गया। पुलिस का कहना है कि 11 साल पहले मजदूर के लापता होने की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी पत्नी ने दर्ज कराई थी। पुलिस की ओर से कोर्ट में दाखिल फाइनल रिपोर्ट को महिला ने नहीं माना था, जिसके बाद दोबारा मामले की जांच में मजदूर की हत्या होने का खुलासा हुआ। खुलासा हुआ है कि वो गुमशुदगी नहीं था, उसको उसके देवर ने मारा है। पैसे को लेकर विवाद था, प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा विवाद था इन दोनों में। सौतेले माँ के बच्चे थे, तो अल्टीमेटली बोला जाए सौतेला माँ का बेटा ने और इसको बोनू सानी को हत्या कर दिया था उस समय रेलवे स्टेशन के पास, और लाश को बोरी में भर के डीडी चौक के पास जो रोडवेज के पास नाली में फेंक दिया था। इधर विजिलेंस की सूचना पर एफडीए ने देहरादून में बड़ी कार्रवाई की और 700 किलो नकली पनीर और 100 किलो नकली मावा पकड़ा, जिसे आरोपी अमरोहा और रामपुर से लाकर देहरादून की डेयरियों में बेच रहे थे। एफडीए की टीम ने पकड़े गए सामान का सैंपल लेकर रुद्रपुर टेस्टिंग लैब में भेजा। नकली मावा पनीर को नष्ट किया गया। अधिकारियों का कहना है कि यह नकली मावा पनीर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिस पर कार्रवाई की गई है। ऐसे हाँ रामपुर से। अच्छा, कहाँ बेचना था? देहरादून। क्या है इसमें? ये तो मालूम नहीं, तो क्या लेके आ रहे हो कि जो बेचना था? ये तो सर उन्हें पता है क्या है। अच्छा, तुम्हारी गाड़ी तो गाड़ी से मतलब है सर हमको। एफडीए की आज हम यहाँ मिलके जो है इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जो पनीर जो है फिलहाल बाहर से आ रहा है यहाँ देहरादून में और सिटी के अंदर यहाँ जो है डेलियों में और होटलों में जाता है, इसको लेके हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। इसकी सैंपलिंग कर रहे हैं और आज लगभग ये 200 केजी पनीर है इसमें, और इसमें से हमने सैंपल लिया है जांच के लिए और इसमें हमें खाद्य सुरक्षा मानक एक्ट के तहत विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, अभी हमने 2 कार्रवाइयाँ की हैं। एक में करीब हमें 2 से 2.5 कुंटल जो मिला है, और ये दूसरे वाले में इसमें करीब हमें ये आइडिया लग रहा है कि ये भी करीब 4 से 5 कुंटल पनीर है। इसको जांच हेतु भेजा जा रहा है और इसको तत्काल प्रभाव से इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि लैब से भी ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि इसकी रिपोर्ट जो। और अब 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत जरूरी खबर। उत्तराखंड के चारों धामों में यात्रियों की संख्या तय हो गई है। केदारनाथ धाम में 12,000 श्रद्धालु रोजाना जा सकेंगे, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में 15,000 श्रद्धालुओं को इजाजत होगी। गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में हर रोज 4,000 श्रद्धालु पहुंच सकेंगे। अब तक 2,86,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं 4 धाम रूट पर रात में ट्रैफिक बंद रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक गाड़ियां नहीं चल सकेंगी। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 15 सेंटर्स बनाए गए हैं। उत्तराखंड में 3 मई को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का भी आगाज हो जाएगा। सोमवार से देवडोलियां भी धामों के लिए रवाना होनी शुरू हो जाएंगी। उत्तराखंड के चारों धाम उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित हैं। हर साल शीतकाल में कपाट बंद होते ही देवडोलियों को शीतकालीन प्रवास स्थलों पर बनाए गए मंदिरों में लाया जाता है। शीतकाल की पूजा अर्चना इन्हीं मंदिरों में होती है। ठीक इसी तरह जब कपाट खुलते हैं
तो देव डोलियां शीतकालीन मंदिर से धामों के लिए रवाना होती हैं। सोमवार को मां गंगा की डोली शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा से रवाना होगी और 3 मई को गंगोत्री धाम पहुंचेगी। 3 मई को ही खरसाली से रवाना होकर मां यमुना की डोली भी यमुनोत्री धाम पहुंचेगी, जहां 11:15 बजे गंगोत्री धाम तो 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। 2 मई को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली भी अपने शीतकालीन प्रवास स्थल ऊखीमठ से रवाना होगी, जो गुप्तकाशी, फाटा, गौरीकुंड होते हुए 5 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी और 6 मई की सुबह 6:25 पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं भगवान बद्री विशाल की डोली 6 मई को अपने शीतकालीन प्रवास स्थल जोशीमठ से रवाना होगी और 7 मई को बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी और 8 मई की सुबह 6:15 पर बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से यात्रा को लेकर के जो भी तैयारियां होनी चाहिए थी वो पूर्ण कर ली गई हैं और जो हमारे मंदिर समिति के जो अग्रिम दल है वो पूर्व में ही वहाँ श्री केदारनाथ जी में और बद्रीनाथ जी में पहुंच चुके हैं। उनके स्तर से जो वहाँ पर साफ सफाई है, मरम्मत के कार्य है, रंग रोगन है, इस प्रकार के जो भी काम होते हैं वो सब पूर्ण कर लिए गए हैं। देव डोलियों की ये प्रवास यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक यात्रा होती है। यात्रा के इन पलों का साक्षी बनने के लिए हजारों यात्रियों का, हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। बिजली संकट से जूझ रहे उत्तराखंड के लोगों से अपील की गई है कि वो बिजली का सीमित इस्तेमाल करें। तो दूसरी तरफ सरकारी ऑफिसेज खाली पड़े हैं, लेकिन पंखे देखिए स्विच ऑन है। ये हालात सिर्फ एक ऑफिस का नहीं बल्कि ज्यादातर दफ्तरों की यही स्थिति है, चाहे वो नगर निगम का ऑफिस हो या फिर वन विभाग का या फिर तहसील में एसडीएम ऑफिस। हर जगह इसी तरह से बिजली का दुरुपयोग हो रहा है। बिजली विभाग का कहना है कि सभी विभागों से बिजली का अनावश्यक इस्तेमाल न करने की अपील की जा रही है, बावजूद इसके इसका असर फिलहाल नहीं दिखा। यहाँ बिजली का संकट चल रहा है तो सब लोग अपने अपने यहाँ जो है अनावश्यक रूप से जो हमारे यहाँ जो लाइट्स चलती हैं या बिजली के उपकरण चलते हैं उनको कम से कम जलाएं, कोशिश करें कि बिजली बचाएं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।